लेकिन 200 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए अगर दिन के आप 10 मार्क्स भी कंसिडर कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। आज है हमारा क्वेश्चन डे का डे 20, मतलब कि लास्ट डे। आज क्वेश्चन डे खत्म हो जाएगा और अब हम आगे मतलब एक स्टेप अप जाएंगे, कुछ और चीजें स्टार्ट करेंगे, कुछ और चीजों में प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो या चैनल को भी ऑलमोस्ट एक महीना हो जाएगा कुछ दिनों में, और हम सब साथ में हैं और वी हैव माइल्स टू गो टुगेदर। साथ में जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड विल क्रैक इट टुगेदर। इसके अलावा दो चीजें, एक कुछ दिनों का गैप रहेगा अभी, 3-4 दिन का। उसमें आप ट्राई करो कि आप पिछले वीडियोस देख लो, अगर कुछ मिस हो गया है तो। अगर कुछ सजेशन है तो सजेशन दे दो कमेंट सेक्शन में कि और क्या बनाऊं, मैं किस चीज पे बनाऊं। प्लीज सजेशन दो यार, मतलब आप बोलोगे तभी मैं कुछ बना पाऊंगा, वरना फिर मतलब मुझे मेरे लिए कंटेंट नहीं बनाना है, मुझे आपके लिए बनाना है। तो आप बताओगे कि मुझे ये बना वो बना है तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, जैसे एक्सरे और बायोमोलिक्यूल्स बाकी है उसमें मैं बना दूंगा, वो याद है मुझे, मैं बना दूंगा उस चीज पे। इसके अलावा एक चीज, अभी 4-5 दिन, फिर 4-5 दिन आप पढ़ लो अच्छे से। कुछ डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, रेडोमिनेशन के इंस्टाग्राम हैंडल पे। और मैं फिर आगे की चीजों की तैयारी करता हूँ और फिर हम मिलते हैं 4-5 दिन बाद वापस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आज क्या करने वाले हैं हम डे 20 में। तो हम मैथ्स में करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। आज हम मैथ्स के दो चीजें लेंगे। प्रोबेबिलिटी लेंगे, हर बार पूछा गया है 100%। सर्कल्स लेंगे, 20 टाइम्स पूछा गया 90%। और केमिस्ट्री में हम स्टोइकोमेट्री देखेंगे, मोलैरिटी मोलैलिटी वाला बेसिक। ठीक है, तो मैथ्स के हमने दो लिए क्योंकि फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे लगा कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करने से अच्छा है कि पूरा कंसेप्ट या कुछ थ्योरी बता दूं। तो वो सारी चीजें मैं रिचार्ज में डाल दूंगा, तो इसीलिए मैंने फिजिक्स का एक टॉपिक आज हटा दिया और मैथ्स के हम दो कर लेंगे अभी। ठीक है, तो या लेट्स स्टार्ट डे 20। चलो ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। और मैथ्स में हम देखने वाले हैं आज प्रोबेबिलिटी। तो बोला है कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4, p of a complement intersection b complement is equal to 0.5, then find the value of p of b upon a union b dash। ठीक है, पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि क्या क्या यूज करना है। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है p of a by b। इसको a by b बोलते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ a व्हेन b हैज ऑकर्ड। जब b हो गया है तब a के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b। और समझ भी सकते हो आप कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब वही होता है कि b होने के बाद a होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी b होने की। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। एक दूसरा यूज करना है हमें, एकदम बेसिक वाला, p ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये तो वो n ऑफ a यूनियन b वाला सेट्स वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और एक तीसरा यूज करना है हमें, अगर मुझे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एक चौथी चीज याद रख लो कि अगर मुझे p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस p ऑफ a। ठीक है, ये चार चीजें याद रखनी है। चलो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोला है कि p ऑफ b अपॉन a यूनियन b डैश निकालना है, मतलब p ऑफ b अपॉन a यूनियन b डैश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p ऑफ b इंटरसेक्शन a यूनियन b डैश अपॉन p ऑफ a यूनियन b डैश। देखो ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। ठीक है, अब इसको, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो p ऑफ b इंटरसेक्शन a, ये इंटरसेक्शन ये, फिर यूनियन, फिर आएगा b इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, और अपॉन p ऑफ a यूनियन b डैश। अगर ये ब्रैकेट कैसे नहीं ओपन हुआ, आपको नहीं समझ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूंगा कि एक बार और समझा दूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b इंटरसेक्शन b डैश क्या होता है, नल सेट, फाइन एम्प्टी सेट। मतलब क्या बचा ऊपर, सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा p ऑफ a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a, एक ही चीज होती है, अपॉन p ऑफ a यूनियन b डैश। अब मतलब मुझे क्या निकालना है, एक निकालना है मुझे a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए मुझे p ऑफ a पता है, p ऑफ b पता है,
और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख दूँ, इज इक्वल टू 0.5। तो अगर पी ऑफ ए डैश पता है तो पी ऑफ ए निकाल सकता हूँ मैं, तो मतलब मैं पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकता हूँ। पी ऑफ ए यूनियन बी मेरा क्या होगा, 1 माइनस 0.5, मतलब 0.5। पी ऑफ ए यूनियन बी आ गया मेरे पास। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या देगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को उस साइड लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी 0.3 प्लस 0.4 0.7 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया, यहाँ पे आया 0.5, तो 0.2। तो मेरा न्यूमरेटर तो सॉल्व हो गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया मेरे पास 0.2। अब डिनोमिनेटर देखो, अब पी ऑफ ए यूनियन बी डैश दिया है, फिर भी यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी डैश माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ ए क्या होगा 0.3, पी ऑफ बी डैश मतलब 1 माइनस पी ऑफ बी जो कि होगा 0.6, तो ये भी पता है 0.3, ये हो गया 0.6। अब ये निकालना है, अभी देखो इसको कैसे निकालते हैं। ऐसी चीजों में देखो, अगर आपको ऐसी चीजों का सॉल्व करते नहीं आ रहा है ना, बेस्ट होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूज करना सीख लो, लाइफ आसान हो जाएगी बहुत। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है उसमें। अगर ये है मेरे पास और ये ए है, ये बी है, ए बी। अब देखो अब करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश क्या होगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा बी छोड़ के सारा, बी छोड़ के सारा, उसमें ये ए भी आ गया, ये सारा, बस बी कंसिडर नहीं करना है, समझ रहे हैं आपको। और इसका इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ए के साथ बी डैश का इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ ये एरिया, इतना वाला, ये वाला एरिया, समझ रहे हैं। और ये एरिया को कैसे लिख सकता हूं मैं, इस एरिया को लिख सकता हूं मैं पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही किया है ना मैंने, ये पूरा ए में से बस इतना सा पार्ट तो हटाया मैंने, तो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए कितना है मेरा 0.3, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरा 0.2, देखो यहाँ पे निकाला है मैंने, तो माइनस 0.2, तो 0.1, तो यहाँ पे क्या आया माइनस 0.1। अब देखो कितना आया 0.3 प्लस 0.6 0.9 माइनस 0.1 0.8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0.8। तो मेरी जो फाइनल प्रोबेबिलिटी है उसको क्या लिखूंगा मैं 0.2 अपॉन 0.8, मतलब 2/8 मतलब 1/4। फाइनल आंसर आ गया मेरा 1/4। आई होप आपको समझ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेंस में। चलो आगे बढ़ते हैं, सर्कल्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं सर्कल्स का। और मैंने जानबूझ के ये सवाल लिया क्योंकि देखो इसमें क्या क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब जनरली सर्कल के क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ऐसे नॉर्मल सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख दो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो, वो थोड़ा घुमा फिरा के देंगे, स्ट्रेट लाइंस वाला मिक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दिया है, तो डायरेक्टली सर्कल का यूज नहीं हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली सर्कल वाला यूज हो रहा है। और ये क्वेश्चन लेने का और एक रीजन है, मतलब मुझे एक पॉइंट प्रूव करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि एक कंसेप्ट हमें यूज करना है जो कि होता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू सर्कल। इसको हम डिनोट करते हैं t इज इक्वल टू 0 से, और इसको लिखते हैं हम x(x1) प्लस y(y1) माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, जो भी कांस्टेंट होता है वो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव x एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड टैंजेंट टू द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एट 1, √3 इज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब ऐसा होता है, मतलब बहुत से लोग, शायद बहुत से लोगों को चमक जाता होगा क्योंकि 2 साल हो गए हैं, बीत गए, तो आपको समझता है कि ऐसे सवाल अगर आए तो डायग्राम निकाल के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। लेकिन बहुत से लोगों को अगर नहीं समझता और बहुत से लोग अभी भी मतलब टैंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे बिना डायग्राम निकाले तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और यू विल एंड अप लीविंग द क्वेश्चन, 4 मार्क छूट जाएंगे हाथ से, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, ऐसे सवालों में जब भी ज्योमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, जब भी
सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक्स आता है। पहला काम करो, डायग्राम बनाओ, बहुत अच्छी। यू शुड बी गुड विद द प्लॉट्स। इफ यू आर गुड विद द प्लॉट्स, आपके बहुत टाइम बच जाएगा एग्जाम में और बहुत जल्दी आपके सवाल बन जाएंगे। जैसे इस सवाल में देखो, अब आपको मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने बोला था आपको कि मैंने ये लिया ही है कि मैं पॉइंट प्रूव कर पाऊँ कि डायग्राम्स बनाने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो देखो, अगर मैंने ये एक्सिस कंसिडर की और मैं ऐसे ही नॉर्मली, भले ही इसमें मतलब अभी तो इसमें यूज होगा, लेकिन बहुत बार अगर सवाल में यूज नहीं भी हो रहा होगा डायग्राम का, फिर भी मैं बनाऊंगा, जानबूझ के बनाऊंगा। मैं तो बनाता था रफ बुक में, रफ शीट में। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बोला है सर्कल, तो मैंने सर्कल बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला। ठीक है, ये कुछ सर्कल मेरा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब बोला है 1 कॉमा रूट 3। जब भी पॉइंट दिया जाए पहले चेक करो कि वो पॉइंट उस सर्कल पे लाई करता है नहीं करता है। 1 स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, सर्कल लाई करता है, दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो यही कि यहाँ कहीं लाई करेंगे 1 कॉमा रूट 3। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला है, द नॉर्मल एंड द टैंजेंट टू द सर्कल एट। ठीक है, तो कंसिडर कर लो कि ये मेरी टैंजेंट है और ये मेरी नॉर्मल है। तो नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होती है, और इसका सेंटर है 0,0, तो ये यहाँ से पास होगी। और ये एक्सिस में ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं P कंसिडर करूँ, इसको कंसिडर करूँ, ये इंटरसेक्शन को Q कंसिडर करूँ, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। OPQ ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इन शॉर्ट। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक और चीज कि नॉर्मल टैंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल की डेफिनेशन यही होती है कि मतलब हम जब सॉल्व भी करते हैं तो नॉर्मल हमेशा टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री आ गया। तो अब सवाल क्या हो गया, अब मेरे को एक 90 डिग्री ट्रायंगल मिल गया, 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस ये कंसिडर कर लो और हाइट ये कंसिडर कर लो। अब ये तो ओपी तो रेडियस ही है, तो ओपी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है सी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट सी करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा 2। तो ये आ गया मेरा 2। और अब मुझे निकालना है बस पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, मतलब टैंजेंट का इक्वेशन निकालूं, फिर उसमें y इक्वल टू 0 डाल के क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालूं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी क्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो टैंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे इस फॉर्म में, तो क्या होगा वो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू रूट 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 4। अब मैं y इज इक्वल टू 0 डालूंगा क्योंकि मुझे q निकालना है। तो मेरा x क्या आया 4, तो मेरा q क्या आया, q आया मेरा 4,0। ठीक है, 4,0 आया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालूंगा, तो वो क्या हुआ अंडर रूट 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, क्या देगा मुझे, 3 3 9 प्लस 3 12 रूट 12। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ हो गया मेरा हाफ, बेस कितना लिया था मैंने 2 इंटू हाइट रूट 12, मतलब फाइनल आंसर है मेरा रूट 12। इसको 4 इंटू 3 लिख दो तो 2 रूट 3, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखो मतलब मैंने इतना तो भी लिखा, अगर इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, 2 लाइन का सॉल्व करना है बस। एक इसमें टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है और दूसरे इसमें डिस्टेंस निकालना है, और बस फाइनल आंसर आ जाएगा, एकदम वर्बली आ जाएगा। तो ट्राई करो कि आप डायग्राम बनाना सीखो, डायग्राम बनाने पे टाइम स्पेंड करो। अगर आप डायग्राम बनाओगे, चीजें प्लॉट करोगे, तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो चलो यही मुझे बताना था बस। आगे मूव करते हैं, केमिस्ट्री का सॉल्व करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्री में पहला क्वेश्चन है मोलारिटी वाला, बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कि जल्दी से खत्म कर ले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बोला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि मोलारिटी क्या होती है मेरी। मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बस यही फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, मोलारिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन कंटेंट्स 15 ग्राम ऑफ HNO3 इन 0.2 लीटर। बस इसमें एक ही चीज करनी है कि देखो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो HNO3 का, तो वो कितना होगा 1 प्लस 14 प्लस 16 3 48, तो ये कितना होगा 63। तो मोल्स कितने होंगे 15 अपॉन 63, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम चाहिए तो अपॉन 0.2। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा 1.19 लीटर। यहाँ पे देखो 3 5 जार 15, 321 जा, तो ऊपर गया 10 और नीचे 2 बचा, तो ये फाइनली होगा 50 अपॉन 42।
इसको सॉल्व करके तो 1.19 लीटर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ 6 मोल HNO3 सॉल्यूशन इफ 0.837 मोल ऑफ HNO3 आर रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब देखो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिया है और मोलरिटी दी है, सॉरी मोलरिटी दी है और मोल्स दिए है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, मोल्स अपॉन मोलरिटी होगा। मोल्स कितने हैं 0.837 अपॉन मोलरिटी कितनी है 6, तो ये कितना होगा 0.6 6 और 6 3 18 5 6 9 54, तो 0.139 लीटर्स। ठीक है, तो बस यही दो कंसेप्ट यूज करने हैं हमको केमिस्ट्री के स्टोइकियोमेट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आज हम और एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि स्टोइकियोमेट्री एक क्वेश्चन से नहीं समझा सकते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, तो आप ट्राई करना कि आप सब पढ़ लो। बहुत बार पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन पे भी सवाल आए हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ट्राई करना, वो भी आप कर लो अच्छे से। मैं ट्राई करूंगा कि असाइनमेंट में एक दो सवाल पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन के डाल दूं। ठीक है, तो या लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर इज 67% by mass. What will be the percent by mass of solution of same acid if it is diluted to specific gravity 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। सबसे पहली चीज परसेंट बाय मास की डेफिनेशन, तो परसेंट बाय मास की डेफिनेशन होती है मेरी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये होगी। अब देखो, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ऐसे सवाल कैसे करने चाहिए, लेट्स कंसिडर, मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसिडर कर लेता हूं 100 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर, मतलब मेरे पास 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है और मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इससे मास निकाल सकता हूँ। मास क्या होगा मेरा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने लिया है 100 मिलीलीटर, डेंसिटी है 1.6, तो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100 इंटू 1.6 ग्राम, मतलब 160 ग्राम। अब मेरे पास 160 ग्राम का सोल्यूशन है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं निकालूंगा मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट, देखो मुझे परसेंट बाय मास दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन मुझे पता है, तो मैं मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूं। तो मेरा मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट को लिखूंगा मैं, ये मास ऑफ सोल्यूशन को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और अपॉन 100 मतलब 67 इंटू 160 अपॉन 100, जो कि क्या देगा मुझे, जो कि देगा मुझे 107.2 ग्राम्स। ठीक है, तो मेरा मास ऑफ सोल्यूट आ गया 107.2 ग्राम। मेरा फर्स्ट स्टेप जो था, मतलब जो फर्स्ट फेज था इस सवाल का, वो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, अभी इसमें मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया। तो कंसीडर कर लो कि मैंने x मिलीलीटर वाटर डाल दिया। तो x मिलीलीटर बोलो या x ग्राम बोलो, सेम ही चीज है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो मैंने x ग्राम पानी अगर डाल दिया सॉल्यूशन में, तो मेरे सॉल्यूशन का जो नया वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम, वो कितना हुआ। मेरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले कितना था 100 पकड़ा था मैंने, अब उसमें x मिलीलीटर पानी आ गया, तो 100 प्लस x मिलीलीटर हो गया नया वॉल्यूम। नया मास क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन का, न्यू मास ऑफ सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन पहले कितना था 160 ग्राम, अब उसमें मैंने x ग्राम पानी डाल दिया, तो 160 प्लस x ग्राम। अब देखो, अब मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और मुझे मेरे नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है, तो मैं इन दो चीजों से मास निकाल सकता हूं मेरे नए सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ मेरा, वो हुआ 100 प्लस एक्स इंटू 1.2। लेकिन ये चीज इसकी इक्वल ही होगी 160 प्लस एक्स की, क्योंकि ये भी नया मास ही है और ये भी मैंने मास निकाला है, बस ये मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करके निकाला है। तो ये दोनों चीजों को अगर इक्वल करोगे आप, तो क्या होगा 1.2 एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 160 प्लस एक्स, जो कि क्या होगा, जो कि होगा 0.2 एक्स इज इक्वल टू 40। इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। तो मेरा जो x है वो कितना आया 200,
200 ग्राम बोल लो या 200 मिलीलीटर बोल लो, अगर पानी मतलब 200 मिलीलीटर पानी डाला मैंने या 200 ग्राम पानी डाला, ठीक है। तो अब देखो, अब निकालना क्या, परसेंट मास निकालना है। परसेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि सोल्यूट के मास में मैंने चेंजेस नहीं किए, तो मास ऑफ सोल्यूट 107.2 ही रहेगा। मास ऑफ सोल्यूशन बदल गया है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 160 प्लस ये 200 ग्राम जो ऐड किया मैंने वो। तो फाइनली मेरा जो परसेंट बाय मास आएगा नया, वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे क्या है, 107.2 रहेगा ऊपर सोल्यूट का मास, और नीचे डिवाइडेड बाय में रहेगा 160 प्लस 200, जो कि कितना होगा 107.2 अपॉन 360, जो कि कितना देगा मुझे, जो देगा मुझे 29.78%। ठीक है, तो मेरा नया परसेंट बाय मास हो गया 29.78। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया मेरा। अब देखो, अब एक चीज बताना था कि आज क्वेश्चन डे खत्म हो गया है, ठीक है, 20 दिन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज, अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो हमने हर रोज 3-3 सवाल सॉल्व किए, 3-3 सवाल, और तीनों ऐसे सवाल थे जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। तो अगर मैं तीनों सवाल के मार्क्स गिनूं एक दिन के, तो मेरे कितने मार्क्स हुए, 12 मार्क्स। ठीक है, मतलब मैंने एक दिन में 12 मार्क्स किए, तो 20 दिन में कितने मार्क्स हुए मेरे, 240 मार्क्स हुए, क्योंकि हमने सारे सवाल अलग अलग सॉल्व किए हैं और मैंने एनालाइज किया है। तो मैं मतलब गारंटी से बोल सकता हूँ कि मोर देन 70%, 75% प्रोबेबिलिटी है कि वो सवाल आएंगे ही। 100% तो कोई नहीं बोल सकता, इवन एनटीए खुद भी दावा नहीं कर सकती कि ये मैं अगले साल पूछूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं होती, लेकिन 70+% मैं बोल सकता हूँ कि आएंगे। तो 240 भी मत कंसिडर करो, लेकिन 200 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए, अगर दिन के आप 10 मार्क्स भी कंसिडर कर लो। लेकिन कब, एक केस है, अगर आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखी हो, सारे सवाल सॉल्व किए हो, और आप खुद से ऐसा वादा करोगे कि मैं अगली बार अगर सेम सवाल आया तो मैं इसमें गलती करूंगा नहीं, छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करूंगा। दूसरी चीज, अगर आपने जाके असाइनमेंट सॉल्व किए हो अच्छे से रिलीजियसली, मैंने बोला था आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करो, अगर आपने नोटबुक प्रिपेयर की हो जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। इसके अलावा एक और चीज, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन आपको खुद का भी करना पड़ेगा। मैं पूरा ऐसा परोस के तो नहीं देने वाला आपको, आपको मैंने बोला है कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि यही टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो उतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो 200 प्लस मार्क्स पक्के आपके, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गिवन दैट आपने सारी चीजें अच्छे से की हो। तो मैं आपको अगले 4-5 दिन का ब्रेक इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आपने कुछ मिस कर लिया हो, जाओ जाके उस डे का वीडियो देखो, किसी भी डे का वीडियो मिस मत करो प्लीज, जाके असाइनमेंट सॉल्व करो अच्छे से। नोट्स नहीं बनाइए, नोट्स बना लो। अगर कोई दिन लगता है आपको कि इस दिन का मुझे नहीं समझा, वापस जाके देखो एक बार। और अगर आपने ये सारी चीजें की तो आपको 200 प्लस मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बोल रहा हूँ 100%। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, अभी आप मुझे बताओ कि देखो, एमएसटी सीटी पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ पक्का, दूसरा एक लेक्चर सीरीज आने वाली है पक्का, तो ये दो चीजें तो फिक्स्ड है। इसके अलावा अगर तीसरा कुछ चाहते हो आप कि मैं कुछ और बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि ये बनाओ वो बनाओ, सजेशन दो, और बताओ कि मैं इसको कैसे और इंटरेक्टिव बना सकता हूँ, मतलब आपके लिए अच्छा और कैसे बना सकता हूँ। आप ये सारे सजेशन दोगे मुझे तो मैं और अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा, आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं और अच्छे से करूंगा, ठीक है। तो यार वही बोलना था, और अच्छे से कर लो यार, अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो यार मिलते हैं इसके लेक्चर सीरीज में, ओके बाय।